हमारा टॉपिक है पर्यावरण अध्ययन की अवधारणा और इसका दायरा, यानी कॉन्सेप्ट एंड स्कोप ऑफ ईवीएस यानी इन्वायरमेंटल साइंस। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि ये पर्यावरण अध्ययन क्या है, यह किसे कहते हैं, इसके बारे में हम लोग समझते हैं। तो आपको यहां समझ में आएगा कि पर्यावरण अध्ययन एक विज्ञान है। बिल्कुल सभी जानते हैं कि यह एक साइंस का ही पार्ट है। तो विज्ञान है जो मनुष्य और पर्यावरण के बीच, ध्यान देना है पर्यावरण क्या है, तो पर्यावरण का अध्ययन हम मनुष्य से इसको रिलेट करके पढ़ते हैं। और मनुष्य और पर्यावरण के बीच में जो अंतर क्रियाएं होती है उसका जो अध्ययन अगर किया जाए तो वह पर्यावरण अध्ययन कहलाता है। ये बातें आप अच्छी तरह से जानते होंगे। तो यहाँ पे नोट करने वाली बात यह है कि एक वर्ड आया है अंतःक्रिया, ठीक है, यानी हम लोग पर्यावरण को समझेंगे तो ही पर्यावरण हमें भी सपोर्ट करेगा। जैसे हम लोग अगर पर्यावरण को नहीं समझते हैं और आज तक हम लोग पर्यावरण का दोहन करते आए हैं, तो आज हम लोग को भी पर्यावरण बहुत ही टॉर्चर कर रहा है। आप देख सकते हैं कि आजकल का ये जो हमारा मौसम है वह कितना प्रतिकूल हो गया है, हम लोग जी नहीं सकते हैं। इतना धूप है कि दोपहर में हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं कि धूप में हम बाहर निकले। तो ये क्या है, यही है हमारा अंतःक्रिया, जिसमें हम लोग पर्यावरण को अगर हम दोहन करते हैं तो वो भी हमें वो प्रभावित करता है। अगर हम पर्यावरण संरक्षण की बात करेंगे तो वह भी हमें सपोर्ट करेगा। इसी के बारे में हम लोग कंप्लीट अध्ययन करने वाले हैं इस ईवीएस के पोर्शन में। और ये पेडागोजी सेक्शन है, दैट मीन्स इसके शिक्षा शास्त्र के बारे में हम लोग बेहतरीन कॉन्सेप्ट को सीखेंगे और आप इसका पॉइंट आउट करके शॉर्ट नोट, समराइज नोट्स बनाइएगा, ताकि आप एग्जामिनेशन के रात आप ट्रेन में सफर करते समय, बस में ट्रेवल करते समय, या फिर आप इसके ऑडियो बुक को आप ध्यान से सुनकर रिवीजन कर सकते हैं। चलिए, अगर मैं पर्यावरण अध्ययन के अर्थ की बात करूं, दैट मीन्स इसके परिभाषा की बात अगर की जाए, तो आप पर्यावरण अध्ययन को अलग अलग तरीके से समझ सकते हैं। और यही नहीं, अलग अलग मनोवैज्ञानिक ने पर्यावरण को अपने अनुसार डिफाइन किया है, परिभाषित किया है, उसका अर्थ बताया है। तो पर्यावरण शब्द की अगर शाब्दिक अर्थ की बात किया जाए, पर्यावरण के परिभाषा से पहले हम लोग शाब्दिक अर्थ के बारे में जानेंगे। तो यहाँ ध्यान रखना है कि शाब्दिक अर्थ जो है ना, यानी पर्यावरण शब्द जो है ना, एक फ्रेंच शब्द है। नोट किया जाए, ये क्वेश्चन पूछा गया है कि पर्यावरण अध्ययन जो है ना वह कहाँ से आया है। तो आपको ध्यान रखना है कि पर्यावरण शब्द जो है ना, फ्रेंच के शब्द वह था एनवायरन। ध्यान रखना है, एनवायरन वर्ड है, यानी इन्वायरन से ही यह शब्द का निर्माण हुआ है। और इन्वायरन का अर्थ होता है, हिंदी में अगर बात करें तो चारों ओर, यानी सराउंडिंग। ध्यान रखना है, यानी आपको बस याद ये रखना है कि पर्यावरण शब्द जो है ना वो फ्रेंच से आया है और उसका अर्थ होता है इन्वायरन। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप ये नोट करते चलिए। अगर इतना 3-4 लाइन में आपको नोट करने के लिए मैंने अगर कहा, तो पहला बात आपको ये याद रखना है कि पर्यावरण क्या है। तो मन में सोचिए, मनुष्य है ना, एंड क्या आपको याद रखना है, पर्यावरण। पर्यावरण के बीच की अंतःक्रिया, के बीच की अंतःक्रिया, बस इतना सा नोट करना है। अगर आप पोथा छापना शुरू करेंगे तब तो आप रिवीजन ही नहीं कर पाएंगे और उसके बाद आपका 140 का सपना कहीं अधूरा रह जाएगा। इसीलिए आपको नोट करना है तो हमारे अनुसार करना है। तो एक ये पॉइंट हुआ, आप स्टार बनाकर नोट करते चलिए। और इस तरह से जब आप नोट्स बनाएंगे तो आपको बहुत ही कम पेजों में आपका नोट्स प्राप्त हो जाएगा, जो मैं भी नहीं प्रोवाइड करा सकता हूं। चलिए, पर्यावरण शब्द, दूसरा पॉइंट नोट कर लीजिए। पर्यावरण शब्द फ्रेंच शब्द है ना, जिसका अर्थ है इन्वायरमेंट।
सॉरी इन्वायरन, और उसका हिंदी अर्थ है चारों ओर, जिसको इंग्लिश में सराउंडिंग कहा जाता है। इतना अगर आप नोट कर लिए हैं तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। कह रहा है कि हमारे आसपास कुछ जैविक कारक, यानी आपको पर्यावरण का जैविक और अजैविक घटक या फिर उसके कारक को भी पढ़ना होता है ना। तो अगर हम पर्यावरण के जैविक कारक में देखें तो आपको जैविक मतलब जो सजीव होते हैं, जैसे मनुष्य, पौधे, जानवर, सूक्ष्म जीव, सबके बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं। और अगर अजैविक कारक की बात करें तो अजैविक कारक को हम लोग प्रकाश के रूप में देखते हैं, हवा के रूप में, पानी, मिट्टी आदि के रूप में हम लोग अजैविक घटक को देखते हैं। कोई दिक्कत है? चलिए, अगर हम लोग पर्यावरण के अध्ययन के लिए कुछ मनोवैज्ञानिकों के द्वारा दी गई परिभाषा की बात करें तो सबसे पहले नाम आता है कलावती के शब्दों में। तो ये बातें याद रखना है कि कलावती का संबंध किससे संबंधित है, ये कलावती मनोवैज्ञानिक, तो आपको याद रखना है क्या, ईवीएस, यानी पर्यावरण अध्ययन में भी उन्होंने क्या किया है, एक परिभाषा दिया है। और ये पर्यावरण अध्ययन यानी कलावती, ध्यान रखना है, पर्यावरण का अध्ययन भी एक कला है। पर्यावरण भी एक क्या है, अध्ययन करना कला है। कला मतलब होता है आर्ट्स, लेकिन आपको ये याद रखना है कि पर्यावरण अध्ययन भी क्या है, एक आर्ट है, कला है। तो कलावती आपको याद हो गया होगा। कह रहा है कि पर्यावरण अनेक चरों में एक समूह है। ध्यान रखना है कि कलावती ने क्या कहा है पर्यावरण अनेक चरों का एक समूह है। याद रखना है कि ये लैंग्वेज यहाँ पे छप के आता है कि पर्यावरण एक चरों का समूह है जो मनुष्यों के साथ साथ सभी जीवित प्राणियों को घेरे रखता है। यह कथन किसका है? तो आपका ऑप्शन में बहुत कुछ होगा, उसमें से एक ऑप्शन होना जरूरी रहेगा और वो नाम होगा कलावती। तो आपको कलावती में टिक करना है, अदरवाइज नन ऑफ दीज रहेगा, उसी में आपको टिक करना होगा। तो इस तरह से आप याद रखेंगे कि पर्यावरण अनेक चरों का एक समूह है। बोलिए, पर्यावरण एक अनेक चरों का क्या है, समूह है। ये कथन किसका है? तो कलावती का है। पर्यावरण में जल, भूमि, वायु और जल, वायु, भूमि तथा जल, वायु, भूमि के साथ साथ मनुष्य भी और अन्य जीवित प्राणी जैसे पौधे, पशु, सूक्ष्म जीव के बीच फिर वही बात हुआ, अंतः क्रिया या फिर अंतर संबंध को हम लोग अध्ययन करते हैं, शामिल करते हैं। अगर हम लोग दूसरे मनोवैज्ञानिक की बात करें तो पहला हमारा मनोवैज्ञानिक था कलावती। आप नोट कर लीजिए, पहला मनोवैज्ञानिक क्या था? कलावती। और दूसरा मनोवैज्ञानिक है डगलस और हॉलैंड, है ना। याद रखना है दूसरा कि डगलस है हमारा। डगलस के साथ आपको एक और नाम उसमें जोड़ना है, वो है हॉलैंड, है ना। तो ये याद रखना है कि डगलस और हॉलैंड के शब्दों में पर्यावरण जो है वह सभी बाहरी शक्तियों, प्रभावों और स्थितियों का समुच्चय है। ये समुच्चय वाला परिभाषा ना डगलस ने दिया है। डगलस के साथ हॉलैंड वर्ड भी आप याद रखेंगे, ये नाम है। तो ये जो शक्ति, प्रभाव और स्थिति का जो समुच्चय है, इसको हम लोग पर्यावरण के रूप में देखते हैं। ये कथन किनका है? डगलस और हॉलैंड साहब का है। ये जो जीवित प्राणियों के जीवन, प्रकृति, व्यवहार, वृद्धि, विकास और परिपक्वता को प्रभावित करता है। तो आपको ये बातें अच्छे से समझ में आ गया होगा। ईवीएस की अवधारणा, ध्यान देना है आपको। ईवीएस को जब हम लोग शुरू किए हैं तो आपको पर्यावरण की अवधारणा के बारे में जानना है। तो हम लोग टॉपिक से बिल्कुल भी नहीं हटेंगे और ये हम लोग बहुत ही कम समय में, यानी आपको और 30 डेज का समय है, जिसमें से हम लोगों को जल्दी से सिलेबस खत्म करते हुए और मॉक का भी आपको मिलेगा शेड्यूल, जिसमें आपका मॉक टेस्ट होगा और मॉक टेस्ट में टॉपिक वाइज आप लोगों को एमसीक्यूज कराया जाएगा और बेहतरीन क्लास होगा। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए और अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि सीटेट के
वर्तमान सिलेबस और उसके लेवल को देखते हुए सीटेट का एक अच्छा सा बेहतरीन शॉर्ट नोट्स जो कि आपको कहीं नहीं मिलेगा, सिर्फ मिलेगा हमारे ही इस प्लेटफॉर्म पर। ओके, तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं। तो आपको याद हो गया होगा कि बाहरी शक्तियां, याद कीजिएगा, प्रभाव और स्थितियों का समुच्चय की बात करें, समुच्चय का मतलब सेट की बात किया जाए तो ये जो है ना डगलस और हॉलैंड का है, ये कथन आपको ये याद रखना है। कह रहा है कि जीवित प्राणियों के जीवन, प्रकृति, व्यवहार, वृद्धि, विकास और परिपक्वता को प्रभावित करता है ये हमारा पर्यावरण। तो चलिए अगला टॉपिक है बेहतरीन कि हम लोग इसकी अवधारणा के बारे में अध्ययन करते हैं। कहा कि पर्यावरण अध्ययन अगर आप प्राकृतिक स्तर पर अध्ययन करने के लिए इसको महत्वपूर्ण माना गया है, यानी पर्यावरण अध्ययन जो है ना ये प्राथमिक स्तर पर ही इसे अध्ययन कर लेना सबसे अच्छा ये हमारा टाइम पीरियड है कि आप प्राइमरी स्तर पर ही इसको पढ़ लीजिए। ऐसा क्यों? क्योंकि यह हमारी प्रकृति के साथ साथ मनुष्य और पर्यावरण के बीच जो संबंध है उसके बारे में बहुत सारी जानकारियां हम लोगों को होता है और हम लोग पर्यावरण के साथ अंतर संबंध को स्थापित शुरू से ही कर पाते हैं। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि बचपन में ही जो संस्कार, जो ही कॉन्सेप्ट, जो डर पैदा हो जाता है वो बहुत दिनों तक चलते रहता है। इसीलिए बचपन में ही आपको पर्यावरण से जोर दिया जाता है। पर्यावरण अध्ययन छात्रों को पर्यावरण में होने वाली विभिन्न घटनाओं और परिवर्तनों के बारे में समझने में सक्षम बनाती है। ध्यान रखना है कि पर्यावरण का अध्ययन अगर हम लोग करते हैं तो हम लोग सब कुछ पर्यावरण में होने वाले विभिन्न घटनाओं और पर्यावरण में होने वाले परिवर्तन के बारे में हम लोगों को नॉलेज हो जाता है। जैसे हम लोग पर्यावरण का ज्ञान अगर नहीं रहता और अचानक इस तरह से तूफान आ जाता है तो हम लोग तो घबरा ही जाते कि आखिर कौन सा मशीन खराब हो गया जो कि ये आंधी आने लगा, अचानक इतना तेज धूप हो गया है तो आपको लगता कि पता नहीं भगवान ने एक एक्स्ट्रा हैलोजन लगा तो नहीं दिया है। तो आपको पर्यावरण का ये ज्ञान है कि हम ही लोगों ने ओजोन लेयर का डिप्लेशन किया है, हम ही लोगों ने तालाब को भर के हम लोगों ने उसे लैंड बनाकर उस पर बिल्डिंग खड़ा कर लिया है। तो ना ही हमारे एनवायरनमेंट में अब पानी का स्तर बचा है, ना ही पेड़ पौधे बचे हैं। तो हम लोगों को ये ज्ञान हुआ क्यों? क्योंकि हम लोग बचपन से ही क्लास 3 से ही हम लोग ईवीएस का अध्ययन करना प्रारंभ कर देते हैं, क्लास 3 से। और कल का क्लास आप देख लिए होंगे और अगर अभी तक नहीं देखे तो जरूर कीजिएगा, क्योंकि क्लास 3 का जो हमारा ईवीएस है एनसीईआरटी वाला, वो एनसीईआरटी वाला ईवीएस कल क्लास 3 पूरा कंप्लीट हो चुका है। क्योंकि क्लास 3 में कुछ ज़्यादा था नहीं तो वह एक ही क्लास में उसको निपटा दिया गया है। तो चलिए आगे देखते हैं हम लोग। कह रहा है कि पर्यावरण अध्ययन छात्रों को पर्यावरण में होने वाले विभिन्न घटनाओं और परिवर्तनों के बारे में समझने में सक्षम बनाती है। पर्यावरण की जटिलता को समझने और समस्या समाधान की क्षमता पैदा करने के लिए विद्यार्थियों में विश्लेषणात्मक सोच के विकास के लिए पर्यावरण की शुरुआत प्राथमिक स्तर पर ही की गई है। ध्यान रखना है, ये पूछा जाता है क्वेश्चन कि पर्यावरण को आपके प्राइमरी स्तर पे ही क्यों पढ़ाया जाता है, तो मतलब आपका जो ऑप्शन होगा ना वो यही होगा कि विद्यार्थियों में याद रखना है ये वर्ड, विश्लेषणात्मक सोच का विकास करने के लिए ही स्कूल स्तर पर यानी प्राइमरी स्तर पर, है ना, प्राइमरी स्तर पर आप लोगों को ईवीएस पढ़ना शुरू करना होता है। अगर हम लोग ईवीएस के दायरे की बात करें, है ना, यानी इसके स्कोप की बात किया जाए तो आपको स्कोप में भी बहुत कुछ समझ में आएगा। और ये साधारण स्कोप है, यानी आपको एक जनरल कॉन्सेप्ट बताया जाएगा जो आप एकदम जस्टिफाई कर सकते हैं उस लाइन को। इसीलिए मैंने सिर्फ वो लाइन यहाँ पर इंक्लूड किया है जो एग्जामिनेशन में आपको फंसा सकता है अगर वो ऑप्शन में वो लाइन छपता है तो आपको ये एक अच्छा बेहतरीन नोट्स मिलेगा। क्योंकि ये कोर्स जो है ना क्रैश कोर्स के नाम से लॉन्च किया गया है, इसीलिए मैं आप लोगों को विद्वान नहीं बनाऊंगा, विद्वान नहीं बस आपको स्मार्ट बनाऊंगा, जिससे कि आपका एग्जामिनेशन में कोई भी क्वेश्चन मिस्टेक से गलत नहीं हो।
पर्यावरण अध्ययन बहुविषयक प्रकृति का होता है। पहला पॉइंट आप नोट कर लीजिए। इसकी अध्ययन का दायरा में आपको यह ध्यान रखना है कि यह जो अध्ययन है, पर्यावरण अध्ययन है, यह बहुविषयक प्रकृति का है। कैसा प्रकृति है? तो बहुविषयक प्रकृति है। यह क्षेत्र की भौगोलिक विशेषता ध्यान देना है, क्षेत्र के जीव जंतु, प्राकृतिक संसाधन और संसाधनों के संरक्षण तथा अपशिष्ट प्रबंधन, जैव विविधता, नवीनीकरण ऊर्जा उत्पादन और स्वच्छता के साथ साथ ये स्वास्थ्य से भी संबंधित है। यानी ये दायरा मतलब वह इस कहाँ से ये संबंधित है। तो देखिए बहुत ही ज्यादा विषय की प्रकृति है यह भौगोलिक विशेषता। पहला नोट कर लीजिएगा, क्षेत्र के जीव जंतु, प्राकृतिक संसाधन, संसाधनों का संरक्षण, अवशिष्ट प्रबंधन, जैव विविधता, नवीनीकरण ऊर्जा उत्पादन, स्वच्छता और स्वास्थ्य, ये सभी आपको एकदम लर्न कर लेना है। आपको रत्ती भर भी इसमें आलस नहीं करना है, क्योंकि आपका रिजल्ट तभी बनेगा जब आप अपना पढ़ाई 100% करेंगे, तो ही ये संभव है। चलिए देख लेता हूं मैं कि कितने स्टूडेंट्स हमारे साथ अभी ऐप पर लाइव जुड़े हुए हैं। आप हमारा टॉपर्स नोट का ऐप पर ज्वाइन कर सकते हैं। वहां आप प्रोमो कोड अप्लाई करेंगे तो आपको 20% का डिस्काउंट मिलेगा। जल्द ही मैं इसका ऑफिशियल अनाउंसमेंट कर दूंगा और आप टॉपर्स नोट से भी जुड़ सकते हैं। ये राज एजुकेशन का पार्ट है, यानी राज एजुकेशन पे अगर आप हमें देख रहे हैं तो आप टॉपर्स नोट पर आइए, वहां पर आपको बेहतरीन नोट्स मिलेगा। ये हमारा पेड कोर्स है। आप लिंक पर दिए हुए डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उस पर जाकर आप ऐप को डाउनलोड करें और क्या करना है, आपको डाउनलोड करने के बाद रजिस्टर्ड करके आपको वहां पे कोर्स दिखेगा जहां मैं और राठौड़ सर, जी हां मैं और राठौड़ सर जो ईवीएस के प्रकांड विद्वान है, एक्सपर्ट है, उनके द्वारा पेडागोजी का बेहतरीन क्लास, वो भी एकदम इंजॉय के मूड में आप लोगों को दिया जाता है, जो बेहतरीन से बेहतरीन कॉन्सेप्ट को इस तरह से समझाते हैं कि आपके माइंड में डायरेक्ट वो छपता है और एग्जाम में भी आता है। तो आपको ये समझ में आ रहा होगा कि इस प्लेटफॉर्म पर अगर आप इनरोल हो गए हैं तो सीटेट में आपको अच्छे मार्क्स जरूर आ जाएंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। ठीक है, तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि पर्यावरण अध्ययन का दायरा बहुत ही बड़ा माना जाता है। यानी आपको ये यहीं पे बता दिया गया कि ये बहुत ही ज्यादा ईवीएस का दायरा है। प्राकृतिक संसाधन संरक्षण और पर्यावरण प्रबंधन, ईवीएस वन प्राकृतिक संसाधनों और वन्य जीव के प्रबंधन और रखरखाव में मदद करता है। आपको ये बातें ये जानकारी पहले से ही होगी। पर्यावरण अध्ययन आज की समस्याओं में प्रदूषण, प्राकृतिक संसाधनों की हानि और कमी का समाधान भी प्रदान किया गया है। यानी यह कहा जा रहा है कि पर्यावरण के संरक्षण से लेकर पर्यावरण में उसके प्रबंधन में जो कमी है उसके बारे में भी आपको पूरी जानकारी ईवीएस के अध्ययन से पता चल जाता है। पर्यावरण वैज्ञानिक पारिस्थितिक संतुलन, जैव विविधता के संरक्षण और विनियमन के साथ साथ प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए भी हमें काम करने के लिए प्रेरित करता है। यानी हम लोग ऐसे काम को निष्पादित करेंगे जो ईवीएस यानी पर्यावरण अध्ययन से संबंधित हो। यानी पर्यावरण अध्ययन अगर करेंगे तो हम लोग जल का संरक्षण करना सीख जाएंगे। पर्यावरण अध्ययन करेंगे तो हम लोग प्राकृतिक संसाधन के दोहन को रोक सकते हैं। ईवीएस का अगर अध्ययन करते हैं तो हम लोग जल के स्तर को जो नीचे जा रहा है दिन प्रतिदिन, उस जल के स्तर को मेंटेन करने के लिए भी हम लोग जल का उपयोग, सदुपयोग करना सीख जाएंगे। यही है हमारा ईवीएस का अध्ययन का लाभ।
अगर आप अब प्राकृतिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के उद्देश्य की बात करें तो हम लोग क्यों पढ़ते हैं, ये एक जनरल कॉन्सेप्ट तो हम लोग जान ही जाते हैं, लेकिन अगर आपको जनरल कॉन्सेप्ट के साथ साथ आपको कुछ पॉइंट्स जो शिक्षा शास्त्र से संबंधित है उसको नोट करना है तो ये रहा हमारा नेक्स्ट स्लाइड। कह रहा है कि बच्चों को विभिन्न अंकों, वर्णमाला और उन बुनियादी चीजों की बुनियादी ज्ञान प्रदान करना जिसे हम अपने आसपास में प्रतिदिन देखते हैं। यानी हम लोग पर्यावरण अध्ययन में जो जुड़े हुए रहते हैं, पर्यावरण अध्ययन से जो चीज सीखते हैं उसको हम लोग अपने आसपास में प्रतिदिन होने वाले घटनाओं को उससे जोड़कर अगर देखते हैं तो पर्यावरण का उद्देश्य का पूरा होना माना जाता है। बच्चों को स्वस्थ आदत, ध्यान देना है, आदतें जो है ना वह बहुत ही ज्यादा हमारे पर्यावरण अध्ययन पर निर्भर करता है। जैसे गलत व्यवहार, चोरी करना, है ना, किसी के साथ बदतमीजी करना, भाषा का सही उपयोग ना करना, ये सभी हम लोग अपने वातावरण से ही तो सीखते हैं। और घर का ही वातावरण सबसे पहले बच्चों को प्रभावित करता है। घर में अगर ऐसा माहौल नहीं है तो आप ये उम्मीद बिल्कुल मत कीजिए कि आपके जो छोटे छोटे बच्चे हैं वह इन्वायरमेंट के बारे में अच्छे से जान पाएंगे, ऐसा उम्मीद एकदम नहीं करना है। अब इसीलिए आपको पहले से ही सजग रहना होगा। ईवीएस अध्ययन यही सिखाती है। बच्चों के स्वास्थ्य आदतों को विकसित करने के लिए तथा व्यक्तिगत और सामाजिक स्वच्छता बनाए रखने के लिए ईवीएस का महत्व को समझना बहुत ही जरूरी है। किसी कार्य को व्यवस्थित तरीके से करने की आदत अगर विकसित करना चाहते हैं, तो भी किसी कार्य को सटीकता के साथ करना चाहते हैं, फिर भी आपको ईवीएस का ही मदद लेना होगा। ये बातें भी आप स्पष्ट जान लीजिए। यही नहीं, ईवीएस का ये सपोर्ट इसमें भी रहता है कि आप उन्हें सरल ग्राफ, मानचित्र, फ्लो चार्ट और संख्याओं की तालिका को समझने में भी ईवीएस मदद करता है। ये बातें आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। बच्चों में सृजनात्मक, अवलोकात्मक, है ना, आविष्कारशील गुणों का विकास भी ईवीएस के थ्रू ही होता है। नोट कर लीजिएगा, सृजनात्मक, अवलोकनात्मक और आविष्कारशील गुण का विकास भी किसके कारण होता है, तो ईवीएस के कारण होता है। प्रकृति और परिवेश के अध्ययन में बच्चों की रुचि का भी ज्ञान, यानी बच्चों की रुचि को भी अगर बढ़ाया जा सकता है तो वह किसके थ्रू हो सकता है, ईवीएस के थ्रू ही हो सकता है। बच्चों को खोजपूर्ण, ध्यान देना है, ये क्वेश्चन छपता है, बच्चों को खोजपूर्ण और व्यवहारिक गतिविधियों में शामिल करना जिससे उसके संज्ञानात्मक और मनोगतिशील कौशल, ध्यान देना है ये दो वर्ड आप, कि संज्ञानात्मक और मनोगतिशील कौशल का विकास भी ईवीएस के थ्रू ही होता है। जीवन और पर्यावरण, ध्यान देना है, जीवन और पर्यावरण के प्रति चिंता के मूल्यों को आत्मसात करना तथा प्राकृतिक और सामाजिक पर्यावरण के बारे में जिज्ञासा का जागना, है ना, ये भी पर्यावरण के साथ ही हो पाता है। ठीक है, इसको में शिक्षार्थियों के अनुभवों को बाहरी दुनिया से जोड़ा जाना, ध्यान रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि स्कूलों में शिक्षार्थियों के अनुभव को बाहरी दुनिया से जोड़ा जाना तभी संभव है जब आप ईवीएस के बारे में अच्छा ज्ञान रखेंगे। बच्चों को अपने आसपास के परिवेश के बारे में प्रश्न पूछने और उन्हें अन्वेषण करने के लिए प्रोत्साहित करना, यह भी ईवीएस का पार्ट है। शिक्षार्थियों को प्राकृतिक एवं सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण से जोड़ने का भी काम कौन करता है, पर्यावरण के थ्रू ही होता है। ये बातें आप ध्यान रखिएगा। तो आप कमेंट भी करते रहिए अगर आपको क्लास में कोई सुधार चाहिए या फिर आपको क्लास कैसा लग रहा है, आप इसमें कोई कमी देख रहे हैं तो आप कमेंट करते रहेंगे तो मैं उस पर वर्क करूंगा और इससे आपको भी बेनिफिट होगा। तो आप जो भी पढ़ रहे हैं, जो भी नोट कर रहे हैं, जो भी कमी आपको दिख रहा है, आप हमें जरूर करें। आप हमें अपना मेंटर समझें, आप
आप हमसे बात भी कर सकते हैं, हमारा ऑफिशियल नंबर पे कॉल करके आप अपने मेंटर के साथ डायरेक्ट संवाद में जुड़ सकते हैं। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए। आप देख रहे हैं टॉपर्स नोट, ए पार्ट है किसका, रास एजुकेशन के साथ आप जुड़े हुए हैं। ये है टॉपर्स नोट। जी हाँ, तो चलिए अगर हम पर्यावरण के प्रकार की बात करें, ध्यान देना है, पर्यावरण के प्रकार की अगर बात किया जाएगा तो पर्यावरण जो है ना वो 3 प्रकार के होते हैं। पहला है हमारा प्राकृतिक या भौतिक पर्यावरण, ध्यान रखना है। अब पर्यावरण में अगर हम प्राकृतिक और भौतिक पर्यावरण की बात करें तो आपको यह ध्यान देना है कि भौतिक या प्राकृतिक पर्यावरण का विकास बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के हुआ है। ये बातें बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन में यहां से क्वेश्चन छपता है कि ये जो है ना प्राकृतिक और भौतिक पर्यावरण का विकास ना वो मानव के इंटरफेयर के कारण बिल्कुल नहीं हुआ है। संरचना के आधार पर अगर हम पर्यावरण को बांटते हैं, जैसे ये प्रकार देखेंगे तो उसमें से हम लोग अगर संरचना के आधार पर अगर बात करें तो आपको ये संख्या भी याद करना है कि संरचना के आधार पर पर्यावरण को 4 श्रेणियों में बांटा गया है। उसमें से आप देख रहे हैं कि 4 श्रेणियों के अध्ययन को हम लोग किस प्रकार करेंगे, वहां देखिए। पहला है हमारा बायोस्फीयर, ध्यान रखना है, पहला है हमारा बायोस्फीयर। यह पृथ्वी ग्रह की वह परत है, ध्यान रखना है। बायोस्फीयर में हम लोग ये जानते हैं कि पृथ्वी ग्रह की वह परत जहां पर जीवन मौजूद होता है उसे हम लोग बायोस्फीयर कहते हैं। यानी हमारे अंदर, ये हमारे पृथ्वी में अलग अलग तरह के लेयर हैं, उसमें से वो परत यानी वह लेयर जिस पर जीवन मौजूद है, यानी जीवन का संभव है, यानी जीवन उस पर संभव है। इसमें से जीवन में जानते हैं कि आप पौधों में जीव होते हैं, जीवित होते हैं यानी सजीव होते हैं, जानवर भी सजीव होते हैं और कवक की प्रजातियां भी हमारा मौजूद है बायोस्फीयर में। अगर स्थल मंडल की बात किया जाए तो स्थल मंडल में पृथ्वी का लगभग 71 भाग जल से ही ढका हुआ है। याद रखना है 71% जो है वह जल है और केवल 29% जो बचता है वह भाग सतही क्षेत्र से बना होता है। यह पृथ्वी का ठोस और बाहरी भाग कहलाता है। ओके, तो ये बातें भी आपको ध्यान रखना है। हमारे साथ जो भी जुड़े हुए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि आप कमेंट सेशन में भी आप भाग लें, आप कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। अब यहाँ पे देखिए कुछ डाटा है हमारा जो आपको याद रखना होगा। वायुमंडल में आपको ध्यान रखना है कि वायुमंडल में मौजूद सारी हवा मिलकर वायुमंडल का निर्माण करती है। वायुमंडल में अगर आपसे पूछा जाए कि नाइट्रोजन कितना % है तो 78% है नाइट्रोजन। ओहो, नाइट्रोजन जो है ना वह 78% है और ऑक्सीजन जो है ना इसकी तुलना में काफी कम है, मात्र 21% है। और अन्य गैसों की बात किया जाए तो 1% है। और इस अन्य गैसों में आप देख सकते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है 0.039% है, आर्गन गैस है हमारा 0.93%, ये मिश्रण और भी है। बाकी जो है ना वो एक ट्रैश गैस है। आपको ये बातें याद होगा, आप इसे जरूर याद करें। ठीक है, साइलेंट कर लीजिए ना। ठीक है, हमारा वायुमंडल कई परतों के विभाजित होने से बना है। आप जानते हैं कि हमारा वायुमंडल यानी ये हमारे अर्थ सरफेस से ऊपर का जो वातावरण है इसको हम लोग इस तरह से बांटते हैं। पहला है हमारा क्षोभ मंडल, दूसरा है हमारा समताप मंडल, तीसरा है हमारा मध्य मंडल और उसके बाद है ताप मंडल और उसके बाद है बहिर्मंडल। ये हमारे ईवीएस में है, इसका नाम थोड़ा बहुत अलग अलग होता है। सबसे पहले तो हम लोग क्षितिज, ये देखिए ये हमारा अर्थ है तो सबसे पहले ये है क्षितिज, तो इसीलिए शुरू में हमारा 6 से क्षोभ मंडल आप याद रखिए, 6 अक्षर से क्षितिज और आपको क्षोभ याद रखना है। क्षोभ हो गया तो
तो आप समता पर चले आइए, यानी समताप पर चले आइए। क्षमा कीजिए सत्य है, यानी क्षमा कीजिए ये सत्य है। आपको क्षोभ मंडल के बाद समताप मंडल याद रखना है। जैसे ही 2 आ गया तो आपको ये बीच वाला समझना है। बीच कहने का मतलब मध्य मंडल आपको समझना है। उसके बाद हमारा है ताप मंडल, आपके उसके ऊपर आपको ताप मंडल समझना है। और सबसे ऊपर में है, बाहर में हो गया तो ये है हमारा बहिर्मंडल है। आपको अच्छे से याद हो गया होगा, कोई संशय की बात नहीं है। बोले कोई दिक्कत है तो आप जल्दी से बोलिएगा। कह रहा कि जलमंडल, ध्यान देना है, जलमंडल के बारे में अगर बात की जाए तो पृथ्वी का लगभग 71% अभी जस्ट बताए कि जलमंडल द्वारा ढका हुआ है। इसमें पृथ्वी का सभी गैसीय और तरल और ठोस जल शामिल है। पृथ्वी का लगभग 36 करोड़ वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र समझ रहे हैं ना, ये हमारा क्षेत्र है 36 करोड़ स्क्वायर और किलोमीटर। इतना बड़ा क्षेत्र जो है ना सिर्फ और सिर्फ जल से ही भरा हुआ है। लेकिन अफसोस की बात है फिर भी जल संकट। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पे खारा पानी होता है, इसमें सॉल्ट जो है ना आप जानते हैं कि काफ़ी होता है, इसलिए इसको यूज नहीं किया जा सकता है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं आगे। तो आ जाइए आगे। देखिए कह रहा है कि अगर हम लोग सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण की बात करें, क्या बात करना है अब हम लोगों को? सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण। आपने यहाँ पर जो ये अभी स्टडी किया, ये हमारा था पर्यावरण का 3 तरह का प्रकार, और ये 3 प्रकार खत्म हो गया। अब हम लोग आते हैं सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण कैसा है, उसके बारे में हम लोग डिटेल में देखते हैं। कह रहा है कि सांस्कृतिक पर्यावरण की अगर बात किया जाए तो मानव बस्तियां, सिंचाई के साधन, परिवहन के साधन, आर्थिक गतिविधियां, श्रम विभाजन, कृषि क्षेत्र, मिल, कल कारखाने, बैंक, बीमा निगम, राजनीतिक संगठन, ये सभी जो है यह किसमें है? तो यह सांस्कृतिक पर्यावरण के घटक हैं। इसके अलावा सांस्कृतिक जीवन शैली, एक दूसरे के साथ संबंध, धर्म आदि भी इसी पर्यावरण में शामिल है। और ये सभी जो है ना मानवीय क्रियाओं का प्रकार है। अभी जस्ट हमने पढ़ा कि वह मानवीय क्रिया का प्रकार नहीं है, और अब हम लोग यहाँ पर रहे कि ये सभी बातें जो हमने यहाँ पर आपको पॉइंट आउट कराया है, आप चाहे तो इसे नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना। और ये मानवीय क्रियाओं का परिणाम है। अगर हम लोग यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं सामाजिक बोलिए या फिर सांस्कृतिक वातावरण बोलिए, और अगला है हमारा मनोवैज्ञानिक वातावरण। तो मानव और पर्यावरण के बीच जो एक अंतर विषय क्षेत्र है, यानी इस दोनों में जो एक किसी विषय पर हम लोगों का संबंध है, इसके विषय वस्तु में पर्यावरण के प्रकार ध्यान देना है। पर्यावरण के प्रति मानवीय दृष्टिकोण क्या है? सांस्कृतिक, निर्मित और निर्मित पर्यावरण के प्रभाव, सीखने का वातावरण, सूचनात्मक वातावरण और सामाजिक सेटिंग्स यानी सामाजिक परिदृश्य भी इसमें शामिल है। कोई दिक्कत नहीं है। ये टर्म जो आ रहे हैं ना इतना इतना वाला कोमा के साथ, ये सभी आपको ध्यान में रखना है। कौन जानता है कि कैसा मूड रहेगा और लेवल कैसा रहेगा, तो ध्यान रखना है ये बात, ठीक है। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं। कहा कि यह सामान्यतः वातावरण के से भिन्न होते हैं, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति अपना वातावरण होता है, यानी प्रत्येक व्यक्ति का अपना एक वातावरण होता है। ये क्या कह रहा है? आप सभी जानते हैं कि ये हमारा माहौल है। माहौल कहने का मतलब वातावरण नहीं कहते। हम लोग दोस्त सर्किल में अगर चलते हैं तो हम लोग अपने अलग दुनिया में जीते हैं, अपने भाषाओं पर कोई लगाम नहीं लगाते हैं, तो एक इन्वायरमेंट क्रिएट हो जाता है कि अगर यार मिलेंगे तो जो मन में आया वही बकेंगे। यह क्या होता है? यही है हमारा व्यक्ति का अपना वातावरण, और उसी में वह रहता है, यही है उसका व्यक्तिगत वातावरण। व्यक्तित्व किसी भी व्यक्ति द्वारा धारण किए जाने वाली उस
विशेषताओं में से एक है जो है गतिशील और संगठित समूह, जो विभिन्न स्थितियों में अपने पर्यावरण और संज्ञान और भावना, प्रेरणा और व्यवहारों को विशिष्ट रूप से प्रभावित करता है। तो चलिए हम लोग फर्स्ट टॉपिक को 2 दिन में पढ़ने वाले हैं, है ना। तो ये आज टॉपिक 1 का डे 1 था, है ना, और कल ये टॉपिक डे 2 लेकर हम लोग इसको कवर कर लेंगे और ये खत्म हो जाएगा। तो आपको अपने टाइम पे ही जुड़ना है और आपका टाइम फिक्स होता है। ईवीएस का क्लास आपका होगा कितना बजे, ध्यान रखना है, आपको ईवीएस का क्लास मिलेगा 2 बजे। जी हाँ, 2 बजे आफ्टरनून, दैट मीन्स पीएम में आपको ये क्लास मिलेगा। जैसे ही टॉपिक 1 खत्म होगा, इसी जगह हम लोग मैथ्स का टॉपिक लेकर आएंगे और मैथ्स का पेडागोजी का भी फर्स्ट टॉपिक जब खत्म होगा तो आपको इसी के जगह पे फिर से ईवीएस का सेकेंड टॉपिक कहलाएगा। यानी आपको एक बार में ईवीएस का टॉपिक 1 कवर कराया जाएगा और ये खत्म होने के बाद मैथ का टॉपिक 1 कवर कराया जाएगा। इसके बाद आपको ईवीएस का टॉपिक 2 कराया जाएगा, फिर मैथ्स का टॉपिक 2 कराया जाएगा और इस तरह से हम लोग 15 दिन लगेंगे इसमें और उसके बाद चलेगा महामॉक, है ना। आपको मॉक में भाग लेना है जिसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के साथ साथ मॉडल सेट यानी मॉडल क्वेश्चन जो अति संभावित होंगे उसको भी कराया जाएगा। तो पर्यावरण के घटक के बारे में आगे पढ़ते हुए हम लोग कल फर्स्ट टॉपिक को कवर करेंगे। कुछ टॉपिक एक ही दिन में खत्म हो जाएगा, इसीलिए आपको घबराने की और चिंता करने की कोई जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो आप देख रहे हैं टॉपर्स नोट और मैं राज सर आपको मैथ्स और ईवीएस पढ़ाऊंगा और कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि 3 बजने वाले हैं और वक्त हो चला है सीडीपी का यानी पेडागोजी यानी बाल विकास का क्लास चलेगा। सीडीपी का बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ आप जुड़िए राठौड़ सर के साथ। जी हाँ, एक्सपीरियंस टीचर राठौड़ सर का क्लास आपको जल्द ही मिलेगा। अभी बस 2 मिनट का इंतजार है, 3 बजे आपको स्टार्ट हो जाएगा आपका ईवीएस नहीं पेडागोजी का क्लास, सीडीपी का क्लास। तो चलिए सभी को सलाम, नमस्कार, सभी को जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।